हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और फिर से आ गई है एक और नई क्लास आर.एस. अग्रवाल के नए चैप्टर 2 के साथ। तो जी हाँ भाई, जो लोग चैनल पर नए हैं आप लोगों को नहीं पता होगा कि हमने आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 था हमारा रिलेशंस, तो इसके लिए लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी हमारी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो गई है। क्लास 12th की बात कर रही हूँ मैं। एनसीईआरटी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, क्लास 11th भी कंप्लीट है, तो अपने जूनियर्स को बता दीजिएगा भाई। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी के सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। बाकी मैं कमेंट करके भी पिन कर दूंगी सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक। बाकी नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक करे बिना नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। तो चैप्टर 2 में आप पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है, तो हालांकि एनसीईआरटी में रिलेशंस और फंक्शंस आपका पहला ही चैप्टर है, बट यहाँ पर इसको एक अलग चैप्टर दिया गया है। तो फंक्शंस हमको समझना है। तो भाई जो लोग, ऑब्वियसली मैं आपसे ये चीज़ बार बार कह रही हूँ कि अगर आप क्लास 12th में हैं, क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी सबसे पहले। तो एनसीईआरटी सबसे पहले करना है, उसके एग्जाम्पल करना है, उसके क्वेश्चंस करना है, फिर अपने को और प्रैक्टिस अगर करनी है तो अपन यहाँ से इन क्वेश्चन से कर सकते हैं। बस यही एक रीज़न है कि मैंने यहाँ पर आर.एस. अग्रवाल स्टार्ट करी, ताकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सबसे पहले फंक्शन को थोड़ा बहुत समझेंगे। हालांकि ऑलरेडी क्लास 11th में भी आप पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में भी मैं समझा चुकी हूँ, बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये पहली बार दिख रहा है तो उसको एटलीस्ट समझ में आ सके कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक, तो फंक्शन क्या है भाई? तो देखिए, अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो आर.एस. अग्रवाल में थोड़े से अलग शब्द में है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें वर्ड्स कुछ अलग हैं, लेकिन उसमें डेफिनेशन किसकी दी गई है? फंक्शन की। तो अगर आप डेफिनेशन अलग अलग देखें लेकिन उनका मतलब निकल कर वही आता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए तो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, उसी को हम फंक्शन कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपका रिलेशन मान लो ए टू बी डिफाइन है, लेकिन अगर मान लो यही रिलेशन आपका वो स्पेशल वाला है, बस इस रिलेशन में ऐसा स्पेशल क्या है जिससे हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। तो सारे के सारे फंक्शन आपके रिलेशन हो सकते हैं, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि स्पेशल रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं। अब इसमें स्पेशल क्या है ये अभी अपन समझते हैं। तो फंक्शन अपना ए टू बी डिफाइन है। अब ध्यान दें, ये ए जो रहेगा यानी फंक्शन जहां से जहां डिफाइन है। अब देखिए ए टू बी है, अभी हम समझ रहे हैं तो ए टू बी ले रहे हैं। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो यहाँ पर ये आपके जो सेट है ना ए और बी, ये चेंज होंगे। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, आपके इंटीजर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इन ए और बी की जगह पे। तो जहां से जहां तक डिफाइन है तो ये आपका रहेगा डोमेन, और ये रहेगा आपका को डोमेन। ठीक है, तो ये जो स्पेशल रिलेशन है जिसको हम फंक्शन कह सकते हैं, इसको फंक्शन क्यों कहेंगे, इसमें स्पेशल क्या है? तो यहाँ पर अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं तो डेफिनेशन तो आपको यूं ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दें कि ये तो हमारा डोमेन ए है, यहीं से यहीं तक डिफाइन है, और ये बी है कोडोमेन। तो किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन तब कह सकते हैं जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या है अपना? डोमेन। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो डोमेन के हर एलिमेंट, मतलब यहाँ पर सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए, यहाँ का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो वर्ड्स को अगर समझेंगे तो कहीं पर भी कोई भी गलती पॉसिबल है ही नहीं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए की जगह अगर आप डोमेन वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि ये जो डोमेन है ये तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। मतलब समझाती हूं कि मान लीजिए ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है आपके 1 2 3 4, और बी के अंदर जो एलिमेंट है ये सपोज y1 y2 y3 y4 y5। तो यहां पर क्या बोला गया? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए बी में, यानी यहाँ का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए यहाँ के एलिमेंट से। तो लेट सपोज 1 जो है ये एसोसिएटेड है y2 से, 2 है y3 से, 3 है y1 से, और 4 है y4 से। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि यहाँ का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई है, और सारे के सारे एलिमेंट की एक एक इमेज है। ध्यान दीजिए, 4 की ये रही, 2 की ये रही, 3 की ये रही, 1 की ये रही, तो सभी की एक एक इमेज है। तो बस यही चाहिए आपको, कोड डोमेन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई एलिमेंट छूट भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
हम सिर्फ बात कर रहे हैं रिलेशन, स्पेशल टाइप के रिलेशन की, जिसको हम फंक्शन कह सकते हैं। तो इसको एक तरह का हम रूल भी कहते हैं, फंक्शन को हम एक रूल भी कहते हैं, तभी तो जाके हम इसको फंक्शन बोल पाएंगे। एक तरह का ये रूल है फंक्शन हमारा। तो एक ऐसा रूल जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए को डोमेन में। अब देखिए कई बार ऐसा भी हो सकता है जो गलती करवा सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है आपका y1 y2 और एक y3 और y4 भी ले लेते हैं। तो देखो 1 की इमेज है y2, 2 की इमेज है y3, ठीक है, और 3 की इमेज y1 भी है और 3 की इमेज y4 भी है। तो अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो यहाँ सेटिस्फाई हो गई कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। 1 भी ऑक्यूपाई है, 2 भी ऑक्यूपाई है, 3 भी ऑक्यूपाई है। लेकिन शब्दों पे ध्यान दें, मैंने क्या कहा था, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें ये 3, इस 3 की 2 इमेज आ रही हैं y1 और y4, 3 की 2 इमेज आ रही हैं y1 y4, इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं होगा। तो बस इन्हीं दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहली चीज़ तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, किसके लिए, फंक्शन होने के लिए। यहाँ का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के सारे एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये नहीं होनी चाहिए। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। अब देखो इसी से रिलेटेड मैं एक चीज़ और आपको समझाती हूँ, जिससे आपको फंक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर एलिमेंट सपोज हमने लिया A B C, तो आप देखें A की इमेज है 2, B की इमेज है 3 और C की इमेज भी है 3। तो आप इस कंडीशन में सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। डोमेन का सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं। तो आप देखें यहाँ ए भी ऑक्यूपाई है, बी भी है, सी भी है। लेकिन अब आप देखें इससे आप इसको कंपेयर मत करना, बी की एक इमेज है, सी की भी एक ही इमेज है। बस यहाँ पर क्या है, एक ही इमेज दो एलिमेंट के, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे हमको ध्यान नहीं देना। इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है, ये वाली चीज़ तो नहीं है ना। यहाँ पर 3 की 2 इमेज थी, ठीक, बट यहाँ पर बी की भी इमेज 3 है, सी की इमेज 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली चीज़ चल सकती है, बट ये नहीं चल सकती। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि बी की एक इमेज है, सी की एक इमेज है। ओके क्लियर। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन होगा, इस कंडीशन में भी ये फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं, यहाँ पर भी सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं, यहाँ पर भी एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज। यहाँ पर भी देखें, इस एलिमेंट की ये इमेज रही, इसकी ये रही, इसकी ये रही। बट यहाँ पर क्या था कि इसकी एक इमेज थी, इसकी भी एक इमेज थी, लेकिन 3 की 2 इमेज थी। तो आई होप अब आपको क्लियरली फंक्शन समझ में आया होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। तो आई होप इमेज वर्ड आप समझ पा रहे होंगे। इमेज और प्री इमेज आपको समझना, मतलब समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि इमेज और प्री इमेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखना ध्यान से, 1y2 2y3, बस इतना ही लेते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ इमेज और प्री इमेज समझाने के लिए ये हम समझ रहे हैं बस, ठीक है। तो ध्यान दें, 1 की इमेज है y2, इमेज ऑफ 1 y2, 1 की इमेज है y2, 2 की इमेज है y3, इमेज ऑफ 2, ठीक। तो आई होप इमेज का मतलब समझे होंगे आप कि 1 की इमेज है y2, 2 की इमेज है y3, इस तरीके से। अब प्री इमेज वर्ड को आप समझें। प्री इमेज का मतलब यहाँ पर देखें, 2 की प्री इमेज है A, 3 की प्री इमेज है B, C, इस तरीके से उल्टा चलना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, y1 की प्री इमेज 3 रही, y2 की प्री इमेज
ये रही y3 की प्री इमेज, ये रही y4 की प्री इमेज, ये रही y5 की कोई प्री इमेज है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन में हमेशा आपको डोमेन देखना है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में भी फंक्शन हमारा हो जाएगा और इस कंडीशन में भी फंक्शन हो जाएगा, बट ये वाली कंडीशन जो है इसमें ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही हैं। तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आया होगा। अगर अभी तक समझ में नहीं आया था, इमेज प्री इमेज जो चीज़ें हैं ये भी समझ में आई होंगी। अब हम आगे चलेंगे डोमेन, को डोमेन, रेंज। इसमें कई बार क्या होता है, कई बार को डोमेन और रेंज जो रहती है इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ये चीज़ हम क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़ के हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से अगर कुछ लग रहा है तो नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, और इसको तो कर ही लो क्योंकि इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं है, इस कंडीशन में फंक्शन हो सकता है। ओके चलो, तो अब हम बात करेंगे डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में। हालांकि डोमेन रेंज आप ऑलरेडी RS अग्रवाल के चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन कई बार को डोमेन और रेंज को एक जैसी समझ लिया जाता है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो आज के बाद रेंज और को डोमेन में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आई होप। चलो देखो, मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है f सच दैट a to b। अब ऑब्वियसली ये क्या है, a डोमेन, ठीक है, और डोमेन का मतलब ये है कि यहाँ से x की वैल्यू ली जाएंगे, x बिलोंग्स टू a, और b क्या है आपका यहाँ पर को डोमेन, यहाँ से y की वैल्यू बिलोंग करेंगे। ठीक है ना भाई, इस तरीके से कोई भी फंक्शन है या कोई भी रिलेशन जिसके अंदर एलिमेंट है तो यहाँ से x होता है, ये अपना y होता है। ठीक है, ठीक है, तो सारी x की वैल्यू अगर उठा के रख दो तो वो डोमेन हो जाता है, और y की वैल्यू सारी उठा के रख दो तो रेंज हो जाता है। लेकिन यहीं पे हम इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे पूरा। देखिए, तो y बिलोंग्स टू b। अब मान लो कि हमारे को a दिया हुआ है 1 2 3 4, ये क्या है अपना डोमेन, ठीक। b दिया हुआ है, तो ये क्या है अपना को डोमेन, ठीक है। यानी a टू b डिफाइन है ना अपना फंक्शन, a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, ये ऑब्वियसली ये दोनों सेट हैं, तो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब अपन फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, राइट, क्लियर। ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। रिलेशन भी तो डिफाइन होता था, उस तरीके से हम रिलेशन को लिखते थे, यहाँ पर फंक्शन को लिखते हैं। तो फंक्शन को अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, एक्स को हम वाई के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर। तो एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, ऑब्वियसली। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएंगी, यहाँ से वाई की। जब हमने रिलेशन पढ़ा था तब मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ से आती है और वाई की वैल्यू यहाँ से आती है, ऑब्वियसली। तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, सबसे पहले हम ए, ये रहा, ए के अंदर है 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो अगर आप देखें एक्स की जगह पे 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। अब फंक्शन के हिसाब से चलना, तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो ए की वैल्यू थी वो 1 2 3 4 ही थी, आगे तो थी नहीं, मतलब ये आ गया हमारा फंक्शन, इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर डोमेन रेंज फाइंड करते हैं तो डोमेन क्या रहेगा, हालांकि अपने को क्लियर दिख रहा है कि ये डोमेन है, बट फिर भी अगर इसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी हो तो कैसे करोगे आप। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होती है ना, उन्हीं का फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप सभी जगह से उठा लो तो वो डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। और रेंज कैसे फाइंड करते हैं भाई, रेंज कैसे फाइंड करते हैं आपको पता ही है कि जो सेकेंड एलिमेंट है सभी जगह से, सेकेंड कोऑर्डिनेट है 1 4 9 16। तो अब आप एक चीज देखो, क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल आ रहे हैं क्या, देखो कुछ एलिमेंट सेम है 1 4 9 16, बट 25 यहाँ पर कोडोमेन में एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 25 नहीं है। कहने का मतलब ये है, इस चीज का ध्यान रखें कि जो आपकी रेंज होती है इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन में सारी पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, लेकिन रेंज के अंदर एक्चुअल जो वैल्यू हैं जो फंक्शन में या रिलेशन में होती हैं, ये एक्चुअल वैल्यू अपने रिलेशन रेंज में आती है।
और हमेशा ध्यान दें इस चीज़ का कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो आई होप अब आज आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि कोडोमेन और जो रेंज है ये अलग अलग चीज़ें हैं। कोडोमेन जो है उसी का सबसेट होती है अपनी रेंज। ओके, बाकी इमेज और प्री इमेज समझ में आई? एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर 1 की इमेज है, इससे नहीं, इससे समझते हैं। 2 की इमेज है 4, तो इमेज ऑफ 2 क्या हो जाएगी? 4। 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है। इमेज ऑफ 3 क्या है? 9 है, 3 की इमेज 9 है। इमेज ऑफ 4 16 है। अब प्री इमेज की बात करें, इन दोनों से बात कर रही हूँ, है ना। अब प्री इमेज की बात करें तो 4 की प्री इमेज 2 है, 9 की प्री इमेज 3 है। तो देखो 4 की प्री इमेज 2, 9 की प्री इमेज 3। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो आई होप अब डोमेन, रेंज, को डोमेन, इनमें आप आगे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इमेज और प्री इमेज भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो इन्हीं सारे वर्ड्स का, इन्हीं सारे टर्म्स का हम यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएंगी, तभी तो जाके क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें से अगर कुछ लग रहा है तो नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आता है आपका 1 कि अगर आपको कभी कोई फंक्शन दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये फंक्शन 1 है या नहीं, तो आप कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले तो हम भाई इसको समझेंगे, फिर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, तो आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप फंक्शन को 1 चेक कर सकते हैं कि वो है या नहीं। देखिए, तो लेट सपोज कोई फंक्शन है, ये अपना x2y डिफाइन है, और हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑब्वियसली यहाँ से x की वैल्यू बिलोंग करेंगी, तो x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। और एक चीज़ का ध्यान दें, हमेशा y इक्वल टू होता है f ऑफ x, तो यहाँ पर आप f ऑफ x भी लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर? चलो, तो अब अगर फंक्शन को आपको देखना है कि वो 1 है या नहीं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ये रहा अपना डोमेन, ये रहा अपना को डोमेन। तो यहां पर इसका नाम अगर आप देखें 1 तो 1 को ही इंजेक्टिव कहते हैं। तो कभी अगर आपसे इंजेक्टिव पूछा जाता है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर आपको चेक करना है 1 तो 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना है कि आप 1 से ही समझ जाएं कि डोमेन के सारे जो एलिमेंट रहेंगे उन सभी की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने एलिमेंट लिया A B C D और यहाँ पर एलिमेंट है अपना 1 2 3 4 5, तो एलिमेंट तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। A की इमेज 2 है, B की इमेज 1 है, तो एक एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तो B की एक इमेज है, बिल्कुल है। A की इमेज 2 है, बिल्कुल एक ही इमेज है। C की भी एक ही इमेज है, D की भी एक ही इमेज है। तो ऐसी कंडीशन में आपका फंक्शन 1 होगा। एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। देखो और क्या आप समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पर समझें कि मान लो यहाँ पर है A B C D और यहाँ पर है 1 2 3, तो यहाँ पर आप देखें A की इमेज हो गई 1, B की इमेज हो गई 2 और यहाँ पर C की इमेज भी हो गई 2 और D की इमेज हो गई 3। तो देखिए ये ऑब्वियसली फंक्शन तो है क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, लेकिन यहाँ के दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एक सेम इमेज है। तो ये फंक्शन तो है ऑब्वियसली, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फंक्शन 1 है या नहीं, तो फंक्शन तो वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं और सबकी एक ही इमेज है, लेकिन दो एलिमेंट की एक इमेज है। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन 1 नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा? देखो ये क्या है आपके मैनी, 1 का प्लूरल मैनी, तो ये हो गया मैनी 1। ठीक, अगर कोई फंक्शन 1 नहीं है तो ऑब्वियसली वो होगा आपका मैनी 1। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट की जब एक इमेज होती है तो उसको हम कहते हैं मैनी 1। तो देखें 1 1 मैनी 1। ठीक, तो आई होप ये बात क्लियर आपको
हुई होगी। हमेशा इस चीज़ का ध्यान दें कि डोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होनी चाहिए और डोमेन के हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, ए सिर्फ और सिर्फ 2 से एसोसिएटेड है, बी सिर्फ 1 से है, सी सिर्फ 3 से है और डी सिर्फ 4 से है। बट बी और सी दोनों ही एक साथ 2 के साथ एसोसिएटेड हैं, तो ये फंक्शन तो ऑब्वियसली है, बट ये 1-1 नहीं है। और अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं है तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि वो मैनी वन होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये फंक्शन मैनी वन है क्या, या फिर शो दैट द फंक्शन इज मैनी वन। तो मैनी वन का मतलब अपने को पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन 1-1 नहीं है मतलब वो है मैनी वन। ओके, ठीक है। तो 1-1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव को 1-1 भी कहते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आता है तो आप शो कैसे करेंगे, तो भाई एग्जाम्पल करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। डेफिनेशन अभी देखते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको कैसे हम अरेंज करेंगे, और उसी डेफिनेशन से हम समझेंगे कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बस ऐसे ध्यान रखना है, एक एलिमेंट की एक इमेज 1-1 तो 1-1, और ये रहा मैनी वन। अब यहाँ पर 2 एलिमेंट की भी एक इमेज हो सकती है या 2 से ज्यादा भी, तो इसमें से कुछ लग रहा है तो नोट कर लो। अब हम देखेंगे कि अगर किसी फंक्शन को हमको 1-1 शो करना है तो आप कैसे करेंगे। तो हमको ये चीज पता है कि x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड स्मॉल y, या फिर इसको हम कह सकते हैं f ऑफ x बिलोंग्स टू y। ओके, क्लियर। अब अगर आपको शो करना है 1-1 तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू x। अब यहां पर आपका कोई भी दूसरा सेट आएगा क्वेश्चन के हिसाब से, एग्जाम्पल करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, तो x1, x2 बिलोंग्स टू x, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू x, इफ अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है तो ये हम लेकर चलेंगे, और अगर इसको सॉल्व करके हम ले आते हैं x1 इक्वल टू x2, तो इस कंडीशन में आपका जो फंक्शन है ये 1-1 शो आप कर देंगे। सिर्फ इतनी सी चीज है कि यहाँ का जो भी एलिमेंट रहेगा वहां से x1, x2 बिलोंग्स टू, ऑब्वियसली यहाँ x तो x लिया है, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, देन अगर आप ये शो कर देते हैं, इनके अंदर x1 x2 है, अगर ये इक्वल शो कर देते हैं, देन फंक्शन इज 1-1, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो क्या होगा, मैनी वन। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से मतलब ये शो करने का तरीका है, और इन क्वेश्चन में आप एक पैटर्न पकड़ लीजिए, 1-1 को शो करने का, ऑन-टू को शो करने का। तो इन पैटर्न को अगर पकड़कर आप चलेंगे तो कहीं पर भी गलती होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, क्लियर। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सी थ्योरी भी आती है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी चीज़ों को पकड़ के चलें तो कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं होगी। तो ये हो गया 1-1 यानी इंजेक्टिव। अब हम दूसरा टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, ऑन-टू। ऑन-टू को हम कहते हैं सरजेक्टिव। इसको अगर नोट करना है तो कर लो। सो अब दूसरा है हमारा ऑन-टू, कि फंक्शन ऑन-टू कब होगा, किस कंडीशन में होगा। तो इसके लिए देखा जाए, मान लो कोई हमारा फंक्शन है जो कि x2y डिफाइन है, ये अपना डोमेन है और ये अपना को डोमेन है। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि अभी आपने 1-1 में देखा, 1-1 में क्या था कि डोमेन के सारे एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज। कहां से स्टार्ट हुआ था, ये डोमेन से। बट जो आपका ऑन-टू है ये को डोमेन से स्टार्ट होगा, यानी इसमें मेन रहेगा आपका को डोमेन। तो ये अपन ने बनाया डोमेन और ये बनाया को डोमेन। इसके एलिमेंट हैं आपके x1, x2, x3, यहाँ पर है आपका y1, y2, y3, और एलिमेंट ले लेते हैं x4 और यहाँ ले लेते हैं अपन y4। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ऑन-टू कब होगा, अगर फंक्शन के को डोमेन के सारे एलिमेंट के लिए प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए। फॉर एवरी यहाँ के को डोमेन के सारे एलिमेंट के लिए, अभी हम देख रहे थे 1-1 में डोमेन, ऑन-टू में देखेंगे को डोमेन। ये को डोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पर होना चाहिए। मान लो y1 की प्री इमेज ऑब्वियसली x2 है। प्री इमेज देखो, ये इमेजेस हैं, इमेज की ये प्री इमेज, तो y1 की प्री इमेज है x2 और x2 की इमेज है y1, राइट। y2 की प्री इमेज x3, y3 की x1, y4 की x4।
तो आप देखें कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली है क्या, बस यही देखना है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट खाली रह गया या फिर उसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं है, मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, और ऑन टू को ही हम कहते हैं सरजेक्टिव। ठीक है। और तीसरी चीज और कि अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो कहलाएगा आपका फंक्शन इनटू। जैसा फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या कहलाएगा, मैनी वन। इसी तरीके से अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इनटू। तो इस कंडीशन में आप देखें कोडोमेन के सारी की सारी जो इमेजेस हैं, ऑब्वियसली ये सारी इमेजेस हैं, तो हर इमेज के लिए एक प्री इमेज डोमेन में प्रेजेंट है। तो y1 की प्री इमेज है, y2 की भी है, y3 की भी है, y4 की भी है। ठीक है। मान लो यहाँ पर एलिमेंट है x1, x2, x3, यहाँ पर एलिमेंट है y1, y2, y3, y4। तो y1 की इमेज ये हो गई, y2 की ये हो गई, y3 की ये हो गई। अब देखो इस कंडीशन में आपका y4 खाली रह गया। ये आपका क्या है, डोमेन, और ये आपका क्या है, कोडोमेन। और कोडोमेन में आप देखें जो y4 है, y4 के लिए प्री इमेज नहीं है, मतलब ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। और जब ऑन टू नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, इनटू। तो ये चीजें इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि कभी अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट इनटू के लिए पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, ऑन टू चेक करिए, ऑन टू नहीं है मतलब वो क्या है, इनटू है। तो आई होप बात समझ में आई होगी कि अगर कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली रह जाता है, देखो y4 के लिए कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, मतलब ये आपका ऑन टू नहीं है। और क्या, और किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो ये और ये, तो यहाँ है आपका y1, y2, y3, y4, यहाँ है आपका x1, x2, x3, x4, x5। तो देखो y1 की इमेज ये है, y2 की ये है, y3 की ये भी है, ये भी है, और y4 की ये है। तो हमको सिर्फ यहाँ पर देखना है अपना कोडोमेन। ऑन टू के लिए हमेशा कोडोमेन देखना है, तो कोडोमेन में सारी की सारी इमेजेस के लिए प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए डोमेन में। तो आप देखो y1 की इमेज ये रही प्री इमेज, y2 की प्री इमेज, y3 की प्री इमेज ये भी है, ये भी है, और y4 की ये भी है। तो अगर y3 की दो इमेज हो प्री इमेज हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से देखा जाए तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट के लिए प्री इमेज यहाँ पर प्रेजेंट है डोमेन में, मतलब इस कंडीशन में भी फंक्शन आपका ऑन टू है। तो इस कंडीशन में ऑन टू हो सकता है, इस कंडीशन में ऑन टू हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में ऑन टू नहीं हो सकता क्योंकि देखो एक एलिमेंट आपका खाली छूट गया। ओके, तो यहां पर अपन यही देखेंगे कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है यहाँ पर, y, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, देयर एग्जिस्ट at least वन x बिलोंग्स टू x। सिंपल शब्दों में ये है अपने ऑन टू की डेफिनेशन कि यहाँ के कोडोमेन के हर y के लिए डोमेन में एक y प्रेजेंट होना ही चाहिए, कम से कम एक y तो होना ही चाहिए। अगर कम से कम एक x तो होनी चाहिए, दो अगर x हो गई तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं, इसी से क्लियर हो गया। तो y के हर एक एलिमेंट के लिए x में एक ना एक प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो आई नो कि आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको कराऊंगी, आप टेंशन मत लो। अभी एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, उससे आपको आई होप कि जितने थोड़े बहुत डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, आज तो खैर नहीं कर पाएंगे, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर अभी तक एनसीईआरटी का चैप्टर 1 नहीं देखा है, फंक्शंस नहीं देखा है टॉपिक, उसको देखिए और डाउट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत बेसिक से हमने समझा है चीज़ों को। ठीक है, चलो, तो इसमें से अगर कुछ लग रहा है तो आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो 1 कर लिया है, ऑन टू कर लिया है, अब देखेंगे बाइजेक्टिव। तो देखो भाई 1 देख लिया, ऑन टू देख लिया, अब करते हैं बाइजेक्टिव। तो कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब अगर कोई फंक्शन 1 भी रहे ऑन टू भी रहे, तब उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। कोई भी फंक्शन 1 और ऑन टू एक साथ होता है, उस कंडीशन में हम फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव। ओके,
तो आई होप आपको ये तीनों चीजें एटलीस्ट समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं यहीं कहीं फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन कुछ नहीं है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाए, 1 दे दिया, 2 दे दिया या 3 दे दिया, अरे कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट है, तो हमको ये चीज पता है कि एक्स में आप कोई भी वैल्यू रख लो, एक्स में आप कोई भी वैल्यू रख लो, फंक्शन की वैल्यू तो 1 ही रहनी है। ठीक है ना, क्लियर दिख रहा है ना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 1 है मान लो, तो एक्स की जगह पे आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, ये फंक्शन आपका 1 ही रहना है, इसलिए हम इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब इक्वल फंक्शन और समझ लीजिए कि इक्वल फंक्शन क्या होता है। इक्वल फंक्शन में कुछ नहीं है, अगर दो फंक्शन है जिनका डोमेन सेम है, मान लो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन है, अगर इसका डोमेन और इसका डोमेन इक्वल है तो इन फंक्शंस को हम कहेंगे इक्वल फंक्शन, दैट्स इट। ठीक, क्लियर। तो ये कुछ 2-3 चीजें और थी जो मुझे बतानी थी। ठीक है, तो 1 समझ लिया, ऑन 2 समझ लिया, बाइजेक्टिव समझ लिया, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है ये तो खैर सिंपल है ही, और इक्वल फंक्शन मतलब अगर दो फंक्शन है जिनका डोमेन इक्वल है तो उन दोनों फंक्शन को हम कहेंगे इक्वल फंक्शन। ओके, ठीक है, चलो तो अब हम सीधा ले रहे हैं एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे 1 और ऑन 2 को। ठीक है, जिससे आपके सारे डाउट आई होप क्लियर हो जाएं, बाकी क्वेश्चन और करेंगे तब और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, ठीक है, इसमें से कुछ लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 1, आपकी बुक से ही लिया है, तो इस एग्जाम्पल को समझेंगे हम। इस एग्जाम्पल में बोला गया लेट एफ सच दैट n to n। अब देखिए, डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर है, कहने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यूज रहेंगी वो भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, y की वैल्यूज रहेंगी वो भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो डोमेन को डोमेन सेम ही है। फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, शो दैट f इज 1 एंड इनटू। अब देखो, इस वर्ड का मतलब समझ में आया, 1 शो करना है और इनटू। अब इनटू कहां से देखते हैं अपन, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है मतलब वो इनटू है। इनडायरेक्ट वे में पूछा जा रहा है आपसे कि शो करिए कि ये जो फंक्शन है ये 1 है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं होगा तभी तो इनटू होगा, राइट। चलो करते हैं, तो जो करने का पैटर्न बना लीजिए आप और उसी तरीके से करिए, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि लिखे कैसे क्वेश्चन को। ठीक, चलो तो फंक्शन हमारा एन टू एन डिफाइन है, डोमेन भी नेचुरल नंबर, को डोमेन भी नेचुरल नंबर, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x। अब हमको शो करना है सबसे पहले 1 या फिर इंजेक्टिव, राइट। तो 1 शो करना है तो मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, अब x की वैल्यू कहां से बिलोंग करेंगी, आपके डोमेन से। तो हालांकि ये अच्छा है कि डोमेन और कोडोमेन सेम ही है, बट यहाँ पर जो रहेगा वो डोमेन रहेगा, x की वैल्यू यहीं से बिलोंग करेंगी, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल x, एक मिनट, x नहीं, x1 कोमा x2 दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। मैंने जब आपको अभी डेफिनेशन समझाई तब यही समझाया था कि फॉर एवरी x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर ये इक्वल है तो हमको शो करना है x1 इक्वल टू x2, बस यही कैसे लाना है, यही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लाएंगे, कुछ नहीं करना है, फंक्शन आपका देखो, आप फंक्शन क्या है आपका, f ऑफ x इक्वल टू 2x, और f ऑफ x1 है तो 2x1, f ऑफ x2 है तो 2x2। ठीक, अब हमको ये चीज पता है कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अब आप देखो क्या x1 इक्वल टू x2 आ गया, खत्म। तो 1 शो करना तो उतना ही आसान है। ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, और यही हमने देखा था कि फॉर एवरी x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो हमको शो करना है ये। अब x1 और x2 इक्वल आ गए मतलब फंक्शन इज 1 तो फंक्शन 1 शो कर दिया। अब इनटू शो करना है, मतलब ये ऑन टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी
y बिलोंग्स टू कोडोमेन। तो कोडोमेन यहाँ पर क्या है, ये रहा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, x की वैल्यू यहाँ से बिलोंग करेंगी, y की वैल्यू यहाँ से, तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ y इक्वल टू, अपन ने लिया f ऑफ x, हमको ये तो पता ही है ना कि y इक्वल टू f ऑफ x, तो y इक्वल टू फंक्शन क्या है आपका 2x। अब यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि हमने ऑन टू में क्या सीखा था कि अगर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है यानी डोमेन है, कोडोमेन, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देन x बिलोंग्स टू भी डोमेन होना चाहिए। तो हालांकि यहाँ पर देखो डोमेन कोडोमेन सेम है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर x आपका नेचुरल नंबर है तो y भी नेचुरल नंबर आपका होना चाहिए, या y नेचुरल नंबर है तो x भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ आ गया x इक्वल टू वाई अपॉन 2, या फिर लिख लीजिए x इक्वल टू इस तरीके से y अपॉन 2। अब आप एक बात बताइए कि y आपका नेचुरल नंबर आपने अभी लेकर चले हैं, यहाँ पर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो y में आप कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 2 नेचुरल नंबर तो हमको पता है, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कोई भी नेचुरल नंबर रख लो। लेट्स सपोज हमने 1 रख लिया, ठीक है, 1 रखोगे तो यहाँ 1/2 आएगा, और x इक्वल टू 1/2 आएगा, तो क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर y इक्वल टू 1 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है x में, क्योंकि x इक्वल टू हाफ आ रहा है, विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर y की जगह पे आपने 1 रखा, देखो 2 रखोगे तब तो काम बन जा रहा है, 2 रखोगे तो 2/2 x इक्वल टू 1 आ रहा है, तो उसके लिए तो है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो, 3 रखोगे तो 3/2 आएगा, 5 रखोगे तो 5/2 आएगा, तो ये नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। तो y अगर 1 रखा तो x कितना आया आपका 1/2। तो आप देखेंगे कि y की इस वैल्यू की बात करें तो ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन इस वैल्यू के लिए कोई भी नेचुरल नंबर है ही नहीं आपके डोमेन में। y 1 रखने पे अगर आप इस तरीके से बनाते हो ये, तो यहाँ पर जो 1 है, तो 1 के लिए यहाँ पर कोई इमेज नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, और 1/2 तो इसमें आने से रहा। बात समझ में आ रही है? तो बस यही बात है। तो यहाँ लिखेंगे इफ वी टेक y इक्वल टू 1, तो y की जगह पे अगर आपने 1 रखा, देन x इक्वल टू आ गया 1/2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, और 1 अपना नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन इसका क्या मतलब हुआ कि ये 1 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। तो वी कैन से दैट for y equal to 1 there does not exist any pre-image in domain। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मतलब इनटू। क्लियर, समझ में आई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, एक पैटर्न बना लीजिए कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस उस तरीके से आप सॉल्व करते चलिए, जो भी लैंग्वेज है वो लिखते चलिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये अपन ने एक एग्जाम्पल कर लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1 कैसे आपको शो करना है। और यहाँ पर देखिए, अगर ये अपने डोमेन से बिलोंग कर जाता तो ये ऑन टू हो जाता, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, हमने एक ही एग्जाम्पल किया है, ठीक है। बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं, तो अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हमने जो कॉन्सेप्ट है वो समझे, ठीक है। तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आया होगा और टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आए होंगे, और ये जो एग्जाम्पल हमने करा है यहाँ पर, इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट समझा ये आपको समझ में भी आया होगा, आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। भाई वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।